ऑडियो 5। स्वरोजगार जहाँ चाह वहाँ राह। स्वावलंबन की साध प्रत्येक युवा को होती है। युवावस्था की शुरुआत होते ही उसमें आत्मनिर्भर बनने की चाहत गहराती है। किसी भी तरह से वह अपने पांव पर खड़ा होना चाहता है। कुछ दशक पहले यह सपना केवल युवक देखते थे, लेकिन आज इसमें नवयुवतियाँ भी शामिल हो गई हैं। आज महाविद्यालय में पढ़ने वाली प्रायः हर लड़की आत्मनिर्भर बनना चाहती है। वह कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे वह स्वयं की सार्थकता व उपयोगिता साबित कर सके, जिंदगी में अपनी निजी पहचान बना सके। लेकिन स्वावलंबन की चाहत पूरी होना आज इतना आसान नहीं है। सरकारी नौकरियां अब सिमटती जा रही हैं। जनसंख्या बढ़ने के साथ युवाओं की संख्या और उनमें रोजगार की मांग बढ़ती है, जबकि सभी जगहों पर निजीकरण के चलते सरकारी उद्यम घटे हैं। गैर सरकारी तंत्र में रोजगार के अवसर तो बढ़े हैं, पर साथ ही कई अनुबंध एवं प्रतिबंध भी बढ़े हैं। राजनीतिक शिकंजा लगातार इन पर कसता जा रहा है। स्थिति कुछ ऐसी हुई है कि योग्यता एवं प्रतिभा को नौकरी और रोजगार की गारंटी नहीं माना जा सकता। रही बात स्वरोजगार की, तो उसके लिए धन चाहिए और यह सुविधा सबके पास उपलब्ध नहीं है। सरकारी ऋण भी किन्हीं भाग्यशालियों को मिल पाता है, अन्यथा ज़्यादातर युवा तो इसे पाने की कोशिश में सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाते और अंत में हाथ मलते रह जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट रिसर्च प्रोग्राम के अंश साहनी का कहना है कि स्थिति की समीक्षा से मिलने वाले आंकड़े और निष्कर्ष इसकी गंभीरता को दर्शाते हैं। परंतु जहाँ चाह वहाँ राह की कहावत यहाँ भी सच है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के युवा छात्र छात्राओं ने इसे आज के समय के अनुरूप ढाला है। इसमें उनका सहायक बना है युग ऋषि गुरुदेव का मार्गदर्शन। इनका मानना है कि जब तक समाज है, जिंदगी है, तब तक काम के अवसर बने रहेंगे। बस इन्हें तलाशने और अपनाने की ज़रूरत है। समाज के कई ऐसे क्षेत्र हैं और देश के कई ऐसे हिस्से हैं जिनकी ज़रूरतों को केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारें नहीं पूरा कर पा रही हैं। अपने व्यावसायिक हितों में उलझी निजी संस्थाओं का भी इनमें कोई खास सरोकार नहीं है, जबकि देश के कई हिस्सों में वहाँ के निवासी अपनी मूलभूत ज़रूरतों के लिए जूझ रहे हैं। इस विश्वविद्यालय के अलग अलग विभागों के छात्रों ने अपना एक समूह बनाया है और इस समूह की योजना देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर काम करने की है। अपनी इंटर्नशिप के दौरान उन्हें ऐसे कुछ आमंत्रण, सुझाव एवं संकेत भी मिले हैं जिसे लागू करने पर न केवल उनकी रोजगार की समस्या हल होती दिखती है, बल्कि समाज को उनकी योग्यताओं का फायदा पहुंचने की उम्मीद है। बात सही भी है। यदि विश्वविद्यालयों से निकलने के बाद छात्र छोटे समूहों में बंधकर देश के जरूरतमंद हिस्सों में स्वास्थ्य, शिक्षा आदि वहाँ की मौलिक ज़रूरतों के लिए काम करें, तो वहाँ के लोग उन्हें अवश्य धन मुहैया कराने के लिए आसानी से तैयार हो जाते हैं। कुछ प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थानों के छात्र छात्राओं ने भी इस योजना पर अपने खास ढंग से काम करना शुरू किया है। समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर के मुताबिक प्रबंधन विशेषज्ञ निष्कर्ष राय अपने कुछ साथियों के साथ उत्तर पूर्व के युवाओं के बीच काम भी कर रहे हैं। उनकी टीम में अलग अलग विशेषज्ञों के विशेषज्ञ शामिल हैं। इन्होंने वहाँ के युवाओं एवं क्षेत्रवासियों के वहाँ के संसाधनों के मुताबिक प्रशिक्षण करने की योजना तैयार की है। इस टीम ने वहाँ की क्षेत्रीय संस्कृति के संवेदन सूत्रों को भारत की संस्कृति से भी जोड़ने का काम शुरू किया है, ताकि वहाँ के निवासी केवल अपने क्षेत्र को नहीं बल्कि संपूर्ण देश के साथ गहरा अपनत्व अनुभव कर सके। इन सभी का यह मानना है कि आज देश के युवा मिलकर देश व समाज के नवनिर्माण के कार्यों को अपने स्वावलंबन का अवसर बना ले, तो न केवल उन्हें आत्मनिर्भरता मिलेगी, बल्कि राष्ट्रीय सामाजिक नवनिर्माण का सुयोग भी प्राप्त होगा। हाँ, इस कार्य के लिए युवाओं में नैतिकता की ढहती दीवारों को बचाने का साहस जरूर करना होगा। नैतिकता के टूटते तटबंधों के बीच कुछ सत्य प्रयास। नैतिकता की ढहती दीवारें यौवन का विनाश कर रही हैं।
मर्यादाओं एवं वर्जनाओं में आई दरकनों और दरारों के बीच किशोर कुम्हला रहे हैं और युवा विनष्ट हो रहे हैं। जिस सुख की तलाश में वे नैतिकता के तटबंध तोड़ रहे हैं, वह उन्हें मनोग्रंथियों एवं शारीरिक अक्षमता के अलावा और कुछ नहीं दे पा रहा है। यह सब हो रहा है स्वच्छंद सुख की तलाश में। आज के युवा जिस डगर पर बढ़ चले हैं, वहाँ स्वच्छंदता का उन्माद तो है, लेकिन सुख का सुकून जरा भी नहीं है। बस अपनी भ्रांति एवं भ्रम में जिंदगी को तहस नहस करने पर तुले हैं। युवाओं में ये प्रवृत्ति संक्रामक महामारी की तरह पूरे देश में फैलती जा रही है। बड़े शहरों की तरह अब छोटे शहर एवं कस्बे भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। अभी पिछले महीनों में एक स्कूल के बच्चों ने कांटी पार्टी आयोजित की। उनके द्वारा गढ़ा गया ये कांटी शब्द कंटिन्यूएशन का लघु रूप है और यह एक बड़े शहर का ऐसा स्कूल है जिसमें अपने बच्चों के दाखिले के लिए माँ बाप कुछ भी देने और कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। यह पार्टी 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं ने 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं की विदाई में आयोजित की थी। इन कांटी पार्टियों का चलन अब बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों में भी आम हो गया है। इसमें खास बात यह थी कि यह पार्टी एक पब में आयोजित की गई थी। खोजी पत्रकारों का दल जब यहाँ पहुँचा तो उन्होंने देखा कि अफ्रीकी पॉप गायक केविन लाइटल के गीत पर वे 200 नवयुवा कुछ इस कदर झूम रहे थे कि सिगरेट का घना धुआं भी उनके चेहरे पर गहरी होती जा रही वासना की आकुलता को नहीं छुपा पा रहा था। इस डिस्को पब में ये नवयुवा भड़कीले परिधान, लहराते बालों एवं चमकदार मेकअप में आए थे। संगीत के तेज होने के साथ इन जोड़ों की हरकतों की बाढ़ में नैतिकता वर्जनाएं कब और कहाँ विलीन हुई पता ही नहीं चला। पत्रकारों के दल ने अपने लिए खबर जुटाने के लिए जब हालात का पता करने की कोशिश की तो उन्हें मालूम हुआ कि स्कूल के अधिकारी एवं इन छात्र छात्राओं के अभिभावक दोनों ही इससे अनजान थे। इन छात्र छात्राओं ने अपने साथियों से 5,000 रुपये जुटाए और पब आरक्षित किया। बस इसके बाद की कथा नैतिकता के मिटने मिटाने को बयान करती है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका जवाब देते हुए इन छात्र छात्राओं का कहना है कि हमारे अभिभावक हमें पढ़ाई में अच्छा स्कोर करते हुए देखना चाहते हैं और वह हम कर रहे हैं। हम अपनी पढ़ाई में अच्छे अंक लाते हैं, किसी प्रतियोगिता में चयनित हो जाने की क्षमता हम में है। हमारा स्कूल या हमारे कॉलेज भी हमसे ऐसी ही उम्मीद रखते हैं और हम इसे पूरा करते रहे हैं। अब यदि हम इसके साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लेते हैं तो क्या बुरा है? जो हम करते हैं आखिर इसमें बुरा है ही क्या? युवाओं के इस कथन में झलकती हैं उनकी भ्रामक मान्यताएं और अभिभावकों व शिक्षकों के भ्रांतिपूर्ण अपेक्षाएं। दरअसल समस्या आस्थाओं, मान्यताओं एवं मूल्यों की विकृति की है। जीवन की श्रेष्ठता के गलत मानदंडों की स्थापना है। चिंतन विकृत हो तो चरित्र की विकृति व व्यवहार का पतन नहीं रोका जा सकता। स्कूली छात्र छात्राओं की भांति नौकरी पेशा युवा भी इस विकृति के शिकार हो रहे हैं। इनमें लिव इन रिलेशन अर्थात बिन फेरे के साथ साथ रहने का रोग पनप रहा है। इसके लिए उन्हें स्वीकृति भी मिल रही है और अब उन्हें मकान मालिक से ममेरे या चचेरे भाई बहन होने का दिखावा नहीं करना पड़ता। युवाओं के बीच कॉल सेंटरों की लोकप्रियता, इजी मनी, इजी सेक्स एवं वन नाइट स्टैंड जैसे सूत्रों का चलन जोर पकड़ता जा रहा है। इस समस्या का सच जीवन की श्रेष्ठता के गलत मानदंडों में निहित है। अच्छा विद्यार्थी कौन? वही जो अच्छे नंबर लाए। अब तो आलम यह है कि ये विद्यार्थी अपने अभिभावकों से यह कहने में भी नहीं चूकते मेरे मार्क्स तो 80% हैं। अब थोड़ी सी शराब पी ली या सिगरेट को होठों से लगा लिया तो क्या हो गया? इसी तरह समाज एवं माँ बाप की नज़र में श्रेष्ठ युवा वह है जो ज़्यादा पैसे कमा रहा है। अब ज़्यादा पैसे कमाने के बाद, ऐशो आराम के साधन जुटाने के बाद वह क्या कर रहा है? इससे किसी का क्या बनता बिगड़ता है? श्रेष्ठता की इस प्रचलित कसौटी में गुण, कर्म, स्वभाव या फिर चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार का कोई स्थान नहीं है। ऐसे में नैतिकता की दीवारें ढहें,
तो अचरज क्या। इन ढहती नैतिकता की दीवारों को बचाने के लिए परिपाटी एवं प्रचलन में परिवर्तन की ज़रूरत है। इस परिवर्तन के बीजों को देव संस्कृति विश्वविद्यालय के परिसर में बोने की कोशिश हो रही है। यहाँ विद्यार्थी की श्रेष्ठता का मानदंड केवल बौद्धिक क्षमता नहीं, बल्कि यह उसकी श्रेष्ठता का केवल एक आयाम है। यहाँ श्रेष्ठता के आकलन के 4 मानक स्थापित किए गए हैं, जिनमें से पहला है व्यवहारिक सामंजस्य की कुशलता, दूसरा है बौद्धिक श्रेष्ठता, तीसरा मानक सामाजिक प्रतिबद्धता का है और चौथा मानक विद्यार्थी की आध्यात्मिक जीवन दृष्टि की परिपक्वता से संबंधित है। इन सभी मानकों पर खरा उतरने के लिए उसे अध्ययन विषय की कक्षाओं के अतिरिक्त जीवन जीने की कला या जीवन प्रबंधन की विशेष कक्षा में प्रशिक्षित किया जाता है। इन सभी मानकों का खुलासा करें तो व्यवहारिक सामंजस्य की कुशलता में विद्यार्थी का व्यवहारिक लचीलापन, उसका पारस्परिक सौहार्द, आपस के सुख दुख में भागीदारी जैसे बातें आती हैं। इस विश्वविद्यालय में बौद्धिक श्रेष्ठता के दायरे को भी बढ़ा दिया गया है। इसके अंतर्गत अध्ययन के लिए निर्धारित विषय वस्तु सीखने के अलावा आलेख, शोध पत्र लेखन, सेमिनार, सिंपोजियम, भागीदारी जैसी गतिविधियां भी शामिल हैं। सामाजिक प्रतिबद्धता के अंतर्गत विद्यार्थी विभिन्न गांवों एवं कस्बों में स्वास्थ्य संवर्धन एवं व्यसन व कुरीति उन्मूलन जैसे अनेक कार्यक्रमों में भागीदार बनते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि की परिपक्वता के अंतर्गत उन्हें जीवन की संपूर्णता की समझ बताई सिखाई जाती है। इसे सीखते हुए वे जानने की कोशिश करते हैं जीवन उतना ही नहीं है जितना नज़र आता है, बल्कि इसके और भी गहरे आयाम हैं। इन गहरे आयामों को जानने के लिए वे स्वयं भी कई आध्यात्मिक एवं परामनोवैज्ञानिक प्रयत्नों को करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का मूल्यांकन विद्यार्थी एवं शिक्षक मिलकर करते हैं। विश्वविद्यालय के अलग अलग विभाग भी इस मूल्यांकन प्रक्रिया में भागीदार बनते हैं। इस पारदर्शी योजना में विद्यार्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व में आने वाला निखार उजागर होता है। एक बात जो समझने की है, जिसे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं समझ रहे हैं, वह यह है कि नैतिक अनुशासन के पालन का मतलब उनके सुखों को छीने जाना नहीं है, बल्कि यह बल, पराक्रम एवं ऊर्जा प्राप्ति का अमोघ उपाय है। नैतिकता शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करने का प्रभावी साधन है, न कि दुख भोगने की जीवन शैली। युवाओं को इस सच का ज्ञान कराने की ज़रूरत है। महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले और कामकाजी युवक युवतियों को नैतिकता का सच समझना ही चाहिए। नैतिकता है जिंदगी की ऊर्जा का संरक्षण एवं उसके सदुपयोग की नीति। यह प्रकृति के साथ सामंजस्य की ऐसी अनूठी शैली है जिसमें व्यक्ति प्रकृति से अधिकाधिक शक्तियों के अनुदान प्राप्त करता है। इससे सुख छीनते नहीं, बल्कि सुखों को अनुभव करने की सामर्थ्य बढ़ती है। आज के दौर में विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक दोनों को ही ये समझना जरूरी है कि जिंदगी परीक्षा के नंबरों की गणित तक सिमटती नहीं है, बल्कि इसका दायरा व्यक्तित्व की संपूर्ण विशालता एवं व्यापकता में फैला है। परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के बाद कुछ भी करने की छूट पाने के लिए हक जताना अर्थहीन है। इसी तरह कामकाजी युवाओं के लिए धन कमाने की योग्यता ही सब कुछ नहीं है। उन्हें अपनी जिंदगी को नए सिरे से समझने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा हो कि अनुभवी जन इसमें उनके सहायक बने। इस विकृति के जो भी कारण हों, उन्हें दूर किया जाना चाहिए। गहरी छानबीन हो तो इन्हें भावनाओं की भटकन में ढूंढा जा सकता है।